हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम जुलाई 26 से लेकर अगस्त 1 तक यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे उसके डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स है ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, एपीएससी हो, किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम्स हो या फिर कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बहुत ही इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी अनलाइक जो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हिसाब से काफी कम होती है। हम और एक प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं साप्ताहिक, वो आप देख सकते हैं, जहां पे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के एमसीक्यू भी हम वीकली जो एमसीक्यू भी प्रेजेंट करते हैं, तो वहां से आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और यहां पे उसके साथ जो भी स्टैटिक और डायनेमिक इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देखिए, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है, तो हर प्रश्न यहां पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो डेफिनेटली इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मार्च 27 2020 को इसके बारे में मेंशन किया था, इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इसके लिए एक 60 डेज का विंडो भी रखा गया था। तो ये जो नोटिफिकेशन दिए गए थे इसको अप्रूव नहीं किया गया था, 60 डेज का एक विंडोज रखा गया था, ताकि यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो या कुछ भी अगर यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स दिखाई दिए गए तो इसको जो है अप्रूव नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोरोना वायरस के प्रॉब्लम्स के वजह से पहले तो इसको 30 जून 2020 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है 11 अगस्त तक। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज किए गए हैं कि ये जो है जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो इसने 2006 की जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इसको अमेंड किया है काफी कमजोर है। बहुत सारे पॉइंट के ऊपर भी यहाँ पे बात की गई है। तो पहला पॉइंट बात किया गया है जो स्ट्रेटेजिक टैग, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी अगर डिफेंस या सिक्योरिटी रिलेटेड इशू की वजह से किसी जगह पे यहाँ पे पेड़ काटना चाहती है, यहाँ पे सड़कें बनाना चाहती है, तो यहाँ पे कुछ भी जो है क्लियरेंस नहीं देनी चाहिए। इसके लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट इमीडिएटली गवर्नमेंट को मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ जो स्ट्रेटेजिक टेक। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे यहाँ पे पॉलिसीज कर सकती है जिसके हिसाब से डिफेंस हो, यहाँ पे सिक्योरिटी वो तो मजबूत हो जाएगी, लेकिन इसका इफेक्ट एनवायरनमेंट में बहुत बुरी तरीके से पड़ सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं जो बॉर्डर रिलेटेड एरियाज है, वहां पे बॉर्डर से 100 किलोमीटर तक अंदर तक, यानी कि मान लीजिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये एरिया ये चाइना के साथ कनेक्टिंग है, तो ये जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक ये जो है स्ट्रेटेजिक टैग लागू होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करेंगे, म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, चाइना, यहाँ पे ये सब कनेक्टेड है। तो नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही ज्यादा पार्ट ये स्ट्रेटेजिक टैग के वजह से जो है पेड़ पौधे काटे जा सकता है। जो नॉर्थ ईस्ट जो है माना जाता है कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो इसके वजह से यहाँ पे काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कृषक मुक्ति संग्राम समिति हो, यहाँ पे काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ये जो है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2020 इसको जो है नलीफाई करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करेंगे गवर्नमेंट जो है इन दिनों जो इनलैंड वाटरवेज हो या फिर एक्सपांशन ऑफ नेशनल हाईवेज हो उसके बारे में काफी इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ पे जो भी 4 लेन की हाईवेज है उसको 6 लेन में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, या फिर जो इनलैंड वाटरवेज को डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो वाटरवेज को डेवलप करने के लिए यहाँ पे रिवर की ड्रेजिंग की जाती है, ये भी बहुत खतरनाक होती है यहाँ पे, क्योंकि रिवर की ड्रेजिंग करने के साथ यहाँ पे जो एक्वेटिक यहाँ पे एनिमल्स है
ये सब खत्म हो जाएंगे, रिवर की जो इकोलॉजी ये बर्बाद हो सकती है, और जो सैंड की जो बेड होती है ये क्या होती है, अगर माइनिंग की जाए यहाँ पे विदाउट एनी यहाँ पे साइंटिफिक प्रॉपर रिसर्च के हिसाब से रिवर की यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, बहुत ज्यादा फ्लडिंग या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो बात हुई कंस्ट्रक्शन परमिट की, तो कंस्ट्रक्शन परमिट में यहाँ पे पहले जो दिए गए थे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बारे में जो मेंशन किया गया था, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। तो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर अगर यहाँ पे अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाए तो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहां पे आप एक बहुत ही बड़ी एयरपोर्ट को खड़ी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर वहां पे पेड़ पौधे काटे जाए, यहाँ पे अगर ऐसे ही कुछ स्टेप्स लिए गए तो यहाँ पे कुछ भी क्लियरेंस जो है उसकी दरकार नहीं है, सरकार को यहाँ पे इमीडिएट लाइसेंस मिल जाएगी। ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। तो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है कि 4-5 साल तक, यानी कि कोई भी कंपनी है वो अगर सपोज यहाँ पे उसने स्टार्ट कर दिया 4-5 साल के बाद भी जो है वो अपने यहाँ पे क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले सकती है। और उसी दौरान अगर यहाँ पे उस कंपनी के वजह से कुछ भी यहाँ पे जो एनवायरमेंट पर्यावरण के ऊपर यहाँ पे कुछ भी हानि हुई तो पर डे के हिसाब से यहाँ पे 2,000 से लेकर 10,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि एक कंपनी है और वो कंपनी अगर यहाँ पे हर दिन का लाखों रुपया मुनाफा कर रही है और उसको 2,000 पर डे देनी है तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके वजह से जो भी पर्यावरण की क्षति होगी वो जो है रिवाइव नहीं किया जा सकता है। ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे। दूसरी पॉइंट है कि यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि अक्सर आप लोग देखते होंगे बहुत सारी जगहों पे इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, ऐसे इलीगल कामों के ऊपर। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, तो ये कंप्लेन जो है आप खुद नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को ये सब कंप्लेन करनी पड़ेगी या फिर जो लोग इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे हैं उन लोग को कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो वो लोग क्या ऐसे कंप्लेन करेंगे गवर्नमेंट को कि हम लोग इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे हैं और हमारे खिलाफ एक्शन लीजिए। तो ये भी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे मेंशन किए गए, तो काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे एक पेटिशन जो है ये भी साइन किए जा रहे हैं, ऑनलाइन पेटिशन 11 अगस्त तक टाइम है, अभी भी एक हफ्ता बची हुई है। तो आप लोग भी इस पिटीशन पे साइन कर सकते हैं कि ये जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ये हम लोग को जरूरत नहीं है, इसमें जो भी सुधार है इसको सुधार भी और भी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्लियरेंस जो है और भी स्ट्रिक्टली मिलनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रिक्टली ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर लेटेस्ट एग्जांपल हम बात करेंगे जो बागजाल की जो ऑयल इंसिडेंट ये जो हुई है उसका मेन रीजन कि उसमें क्लियरेंस नहीं लिए गए थे, उसमें जो भी प्रोटोकॉल्स उसमें जो नियम का पालन करना चाहिए था ये नहीं किया गया था। अगर बात करेंगे वाइजाग की जो गैस लीक है तो उसमें भी ये सब की जो इंपॉर्टेंस है उसको मद्देनजर नहीं रखा गया था। तो असम के जो यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला था कि बागजान की जो आग लगी थी यहाँ पे 15 साल तक वहां पे कुछ भी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। तो यही प्रॉब्लम्स के से पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंचती है। तो ये सस्टेनेबल तरीके से जो है उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ताकि इकोनॉमी भी डेवलप हो और पर्यावरण को उसका कुछ क्षति भी ना पहुंचे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आप हमारा एक नया जो एडिशन ईशान ये खरीद सकते हैं। तो ईशान बेसिकली क्या है, मंथली करंट अफेयर्स आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो पूरे महीने का करंट अफेयर्स उसका एनालिसिस मिलेगा और यहाँ पे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जीके भी यहाँ पे मौजूद हो गया। और इसी के साथ यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट और आसाम के जो कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज है उसके ऊपर यहाँ पे आपको एसेस मिलेगी हमारे जो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखे गए, चाहे वो आसाम के ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, यहाँ पे इकोनॉमी हो, आसाम के कल्चर रिलेटेड हो, नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड हो, यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगी। चाहे वो एपीएससी हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एसेस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ यहाँ पे आसाम दर्शन, आसाम आर्ट एंड कल्चर, आसाम हिस्ट्री, आसाम ज्योग्राफी उसके रिलेटेड आपके एमसीक्यूज भी मिलेंगी। तो ये जो है पूरे महीने का बहुत ही बेहतरीन हैंडबुक है जिसको आप ले सकते हैं। तो महीने के करंट अफेयर्स आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए आपको और कुछ भी सोर्सेस यूज नहीं करनी पड़ेगी, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। और इसका पीडीएफ जो है हमारे लिंक से आप परचेज कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक मैंने दे दिया है, जस्ट 35 रुपीज है इसका। आप लोग इमीडिएटली इसको जो है खरीद सकते हैं, इमीडिएटली आपके अकाउंट्स में ये आ जाएगी पेमेंट करने के बाद। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक यहाँ पे कंपाइलेशन है मंथली करंट अफेयर्स और कंटेम्पोरेरी इश्यूज से रिलेटेड। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं।
रिसेंटली रोपेक्स वेसल्स, तो ये आसाम की जो यहाँ पे इनहेबिटेंट्स है माजुली डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे ऑपरेटेड की गई है। कितने रोपेक्स जो है आसाम को हैंड ओवर किए गए हैं? तो यहाँ पे देखिए 4 नए रोपेक्स वेसल जो है नेशनल वाटरवेज 2 में यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए आसाम को हैंड ओवर किए हैं। तो इसका सही उत्तर है 4। तो रोपेक्स वेसल्स कुछ दिखने में ऐसी होगी। तो यहाँ पे नेशनल वाटरवेज जो है, नेशनल वाटरवेज 2 जो है, ये आसाम के सोदिया से लेकर धुबरी तक स्ट्रेच होती है। तो अगर बात करेंगे भारत की जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर काम करती है, यहाँ पे ये चारों जो रोपेक्स वेसल उन्होंने जो है डिलीवरी किया है। तो एक रोपेक्स वेसल्स में लगभग 200 पैसेंजर, उसके साथ 2 ट्रक्स और 4 कार्स भी ये कैरी कर सकती है। तो इंडिया में टोटल ऑफिशियली 111 जो है नोटिफाइड इंडियन वाटरवेज है, मौजूद है 111। और यहाँ पे अगर बात करेंगे ये जो ऑफिशियल जो इंडियन वाटरवेज, इसकी टोटल नेटवर्क जो है 20,000 किलोमीटर से भी लंबी इंडिया में फैली हुई है। और अगर बात करेंगे आसाम में टोटल 15 ऐसे नेशनल वाटरवेज है। उनमें से अगर बात करेंगे नेशनल वाटरवेज जो 2 जो सोदिया से लगे डुबुरी तक है, इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर। और अगर बात करेंगे लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज जो है NW1 जिसको बोला जाता है नेशनल वाटरवेज 1, जो प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक फैली हुई है, जिसकी टोटल लेंथ है 1620 किलोमीटर। और अगर बात करेंगे रिवर पोर्ट के हिसाब से, तो आसाम में टोटल ब्रह्मपुत्र और बराक के ऊपर, ब्रह्मपुत्र के ऊपर 12 रिवर पोर्ट और बराक रिवर के ऊपर 6 रिवर पोर्ट मौजूद है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेकमेंडेशन दिया है कि बागजान ऑयल जो विस्फोटन हुआ था वहां पे जो भी विक्टिम्स हैं उनको कितने कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ब्लेम दिया है कि बागजान की जो ब्लो आउट हुई है, तो इसके लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड रेस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे जो भी घर है यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उन लोगों के जो विक्टिम्स को 25 लाख का कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी। 10 लाख जो देनी पड़ेगी यहाँ पे जो घर है उन लोग सिवियरली डिस्ट्रॉय हुई है, और जो लोग जो घरों में सिर्फ मॉडरेट डिस्ट्रक्शन हुए हैं पे वहां पे 1.5 लाख तक की मुआवजा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग जो एक्सपर्ट्स ने बोले गए हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को अभी प्रॉपर कॉन्सेंट ना मिलने तक कुछ भी यहाँ पे ड्रिलिंग या टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वेल नंबर 5 जहां पे विस्फोटन हुई थी वहां पे कॉन्सेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एक्सपर्ट्स ने बोला है कि अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए ज्यादा स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्रॉपर जो मैंडेटरी क्लियरेंस होनी चाहिए एनवायरमेंटल से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट का नहीं मिली थी। तो ऑयल जो है, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है यहाँ पे बागजान के जो नंबर 5 ऑयल जो है जो वेल था वहां पे, इससे ड्रिलिंग जो है 2006 से करती आ रही है। लेकिन ताज्जुब की बात है, इसका जो क्लियरेंस उसको मिला था ऑयल इंडिया लिमिटेड को 2011 में। तो यहाँ पे फायर एक्सप्लोजन जो हुई 9 जून को हुई थी और लगभग 2 महीना होने को आई, लेकिन यहाँ पे अभी भी फायर यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे बंद नहीं हुई, अभी भी लग रही है। और अभी भी उस एरिया में लगभग 9,000 लोग ऐसे हैं जिनको इवाकुएटेड करके अलग अलग जो रिलीफ कैंप्स में उन लोगों को रखा गया है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है, इसकी सॉल्यूशन जल्दी ही निकलनी चाहिए। विमको, ये रिसेंटली न्यूज में थी। तो ये इंडस्ट्री आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो विमको ये लोकेटेड है धुबरी में। तो यहाँ पे जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट के जो युवा है उन्होंने रिसेंटली एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम है रिवाइव विमको। तो विमको जो है ओल्डेस्ट मैच फैक्ट्री है आसाम का। तो इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था एक स्वीडन की कंपनी के द्वारा 1926 में। तो उस टाइम में जो धुबरी ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी। तो 1983 में धुबरी अलग हो गई थी ग्वालपारा से। तो यहाँ पे अलग नहीं, एक्चुअली धुबरी जो है यहाँ पे उसकी क्रिएशन हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो मैच फैक्ट्री है इसका नाम रखा गया था इनिशियली आसाम मैच फैक्ट्री, जो लगभग उस टाइम में 132 बीघा के जमीन में फैली हुई थी। बहुत ही फेमस ब्रांड जैसे कि लोटा, होम लाइट्स, ऐसे ब्रांड्स के जो मैच बॉक्सेस है यहाँ पे आसाम मैच फैक्ट्री की तरह प्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पे ये जो है पहली इंडस्ट्री है आसाम में। तो उस टाइम के हिसाब से मोर देन 2000 वर्कर्स वहां पे काम करते थे। 1979 में इस आसाम मैच फैक्ट्री इसका नाम जो है चेंज करके वेस्टर्न इंडिया मैच फैक्ट्री
रख दिया गया था। तो वेस्टर्न इंडिया मैच फैक्ट्री का शॉर्ट फॉर्म ही है विमको। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि पेड़ों को काटना बैंड होनी चाहिए और विमको को हमेशा के लिए इसको बंद कर दिया गया था। फिर 2001 में क्या हुआ था कि 2001 में इसके जो मैनेजमेंट जो है सारे जो यहाँ पे सभी चीजें जो यहाँ पे इन्वेंटरीज थे आईटीसी बिजनेस ग्रुप को सोल्व कर दिया गया था। तो यहाँ पे अभी ऐसा डिमांड आ रहा है कि इंडिया में अलग अलग जगह भी मैच फैक्ट्रीज जो है एग्जिस्ट करती है। मैच बॉक्स एक ऐसी चीज है जो कभी भी हमेशा इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो लाइटर्स कुछ भी निकले, लेकिन मैच बॉक्स की इंपॉर्टेंस इंडिया में हमेशा ही रहेगी। तो यहाँ पे ये मेमोरेंडम जो लोकल सिटीजन्स ने जो है इंडस्ट्री मिनिस्टर जो चंद्रमोहन पटोरी को भेजा था पिछले साल कि विमको जो है उसको रिवाइव करनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे एक ही टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोग को समझ में तो आ जाएगा, लेकिन इसका रिकॉर्ड्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये रिकॉर्ड्स को पूरे एक ही अगर प्लेटफॉर्म में आपको मिलना चाहिए तो ईशान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ईशान को आप परचेज कर सकते हैं जस्ट 35 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। आसाम गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि ज्योति विष्णु नटसूर्या उनकी जो रिकॉग्निशन पे एक म्यूजियम बनानी है, कौन से सिटी में उसको बनाया जाएगा। तो ये जो बनाया जाएगा तेजपुर में। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ पे नटसूर्य फणी शर्मा अवार्ड जो है 2020 का ये अवार्ड जो दिया था ऐश्वर्या काकोटी और भवेश बरुआ को। तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था जो हिस्टोरिक बान थिएटर है तेजपुर में, यहाँ पे दिए गए थे। 100 साल से भी पुरानी ये थिएटर है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया था कि नटसूर्य फणी शर्मा उनकी जो समाधि क्षेत्र है वहाँ पे उसको जो है फाइनेंशियल आउटले प्रोवाइड किए जाएंगे 1.5 करोड़ का, ताकि उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जा सके। और अगर बात करेंगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला, कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा, नटसूर्य फणी शर्मा, डॉक्टर भूपेन हजरिका, इनके स्मरण पे एक म्यूजियम भी तेजपुर में बनाई जाएगी। मॉन ऑटोनोमस रीजन ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये कौन से स्टेट के साथ रिलेटेड है? तो मॉन ऑटोनोमस काउंसिल ये रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश में जो नेशी इलाइट सोसाइटी है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि नेशी कम्युनिटी ये कहां से बिलोंग करती है? ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। तो नेशी इलाइट सोसाइटी ने रिसेंटली बोला है कि मॉन ऑटोनोमस रीजन की जो दावेदारी हो रही है कि एक ऑटोनोमस रीजन वहां पे बननी चाहिए, तो ये इलीगल है। तो यहाँ पे ये डिमांड जो है ऑपरेटिंग हो रही है मॉन ऑटोनोमस रीजन डिमांड कमेटी के अंदर। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी यहाँ पे ब्लेम किया गया है नेशी इलाइट कम्युनिटी के द्वारा कि जो भी यहाँ पे प्रेमा खांडू जी जो है सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे मॉन ऑटोनोमस रीजन डिमांड कमेटी को, ये जो है इलीगल है। तो यहाँ पे ये डिमांड जो है फिर से रीशफल हुई थी रिसेंटली, और यहाँ पे एक ट्री पार्टी टॉक के बारे में भी बात हो रही है। एक डिमांड हो रही है कि सेंटर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, और यहाँ पे जो है मॉन ऑटोनोमस रीजन डिमांड काउंसिल डिमांड कमेटी सॉरी इनके बीच में एक ट्री पार्टी एक मीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी अरुणाचल प्रदेश ये जो है प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आती है। तो प्रोटेक्टेड एरिया क्या होती है कि कोई भी यहाँ पे फॉरेनर्स अगर अरुणाचल प्रदेश में विजिट करना है तो वहां पे उनको एक लोकल टूरिस्ट की मदद चाहिए या फिर वहां पे उनको परमिशन चाहिए अरुणाचल प्रदेश में विजिट करने से पहले। तो भारत में ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स है जहां पे पार्शियली या फिर फुल्ली जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स पे आती है। तो अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के अंदर आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से शहर को नॉर्थ ईस्ट में से टॉप रैंकिंग हासिल हुआ है स्मार्ट सिटीज 2020 जो रैंकिंग में जो रिसेंटली जुलाई में उसको रिलीज किया गया था? तो इसमें देखिए अगरतला को नॉर्थ ईस्ट में से टॉप रैंकिंग हासिल हुआ है। तो इसका सही उत्तर है अगरतला। तो अगरतला को जो है 56 रैंकिंग यहां पे हासिल हुई थी। तो टॉप रैंकिंग हासिल हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग जो स्मार्ट सिटीज के जो सिटीज हैं यहाँ पे उनमें से हासिल हुआ था टॉप रैंकिंग अगरतला को। तो यहाँ पे ये अगरतला की जो स्मार्ट सिटी मिशन इसको ऑपरेटेड किया जा रहा है अगरतला स्मार्ट सिटीज लिमिटेड के द्वारा। तो और भी भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग शहर है जैसे कि नामची सिक्किम, इसकी रैंकिंग है 59। जो आइजॉल मिजोरम का है इसकी रैंकिंग 75। कोहिमा नागालैंड इसकी रैंकिंग जो है 79। गैंगटॉक जो है सिक्किम का इसका रैंकिंग है 80। गुवाहाटी का रैंकिंग है 83 आउट ऑफ 100 और ईटानगर की रैंकिंग है 89। शिलोंग की जो रैंकिंग है 92।
इम्फॉल की जो रैंकिंग है 93 और पासीघाट जो अरुणाचल प्रदेश में है इसकी रैंकिंग है 98। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे अगरतला स्मार्ट सिटीज के लिए टोटल 80 प्रोजेक्ट्स जो है मेंशन किए गए थे और उसके लिए टोटल 1479 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही थी। तो 100 स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में मेंशन किया था भारत के प्रधानमंत्री ने जून 2015 के बारे में कि भारत में 100 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे। तो उसके लिए जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था 98,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे इसको डेवलपमेंट जो करेगी स्मार्ट सिटीज को, इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ये नोडल एजेंसी बनेगी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 2019 में औरंगाबाद में जो पहला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भारत का उसको इनोग्रेट किया गया था। औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। और त्रिपुरा से रिलेटेड और एक न्यूज है कि त्रिपुरा में रिसेंटली डोर टू डोर एंटीजन टेस्ट जो है ये शुरू हो चुके। तो जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन लोग अलग अलग घरों में जाकर यहाँ पे जो लोगों की हेल्थ कंडीशन और फैमिली मेंबर्स के बारे में जांच पड़ताल करती है। और अगर बात करेंगे त्रिपुरा में रिसेंटली एक कंसाइनमेंट जो एक स्टील की जो रिसेंटली कोलकाता से त्रिपुरा पहुंची है थ्रू बांग्लादेश। तो यहाँ पे ये एक शिप जो है कोलकाता के जो हाल्दिया पोर्ट से लेके चौथग्राम पोर्ट तक आई थी। तो चौथग्राम से जो त्रिपुरा थ्रू ट्रक्स आई थी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे जो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल से कोलकाता से अगर त्रिपुरा आनी है तो थ्रू बांग्लादेश होकर अगर आती है तो इसका डिस्टेंस काफी कम होती है। तो ये डिस्टेंस टोटल 620 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर गुवाहाटी होकर अगर कोलकाता जानी है तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल रूट है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने मेंशन किया था कि बांग्लादेश के जो अखुहारा और अगरतला उसके बीच में भी एक रेलवे लिंक जो है स्टार्ट किया जाएगा और ये जो खत्म होगी 2021 के दिसंबर तक। तो अगरतला अकुहारा ये 2021 के दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगी। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जो इसको फंड कर रही है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के द्वारा, ये नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली एज ए कैटलाइज की तरह काम कर रही है जो सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी को भी ध्यान दिए जाएंगे और फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में से इसको जो है लॉन्च किया गया है मिजोरम में। इसका सही उत्तर है मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट में से मिजोरम और भारत के अन्य जो 4 स्टेट्स में भी इसको इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। तो ये प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट किया जाएंगे जो डंपा टाइगर रिजर्व है जो मामित डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम में और जो थोरांगलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लुंगले डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में। तो 2 जगह इसको इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और मिजोरम की गवर्नमेंट रिसेंटली प्लानिंग कर रही है कि एक नई टूरिज्म पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट करनी चाहिए मिजोरम में। और 2019 में मिजोरम में टोटल 1.6 लाख टूरिस्ट जो है मिजोरम में विजिट किया था। नॉर्थ ईस्ट का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने नीति आयोग का ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो फरवरी से लेकर जून 2020 की जो रिकॉर्ड है उसमें सेकंड रैंकिंग हासिल किया है? यानी कि जो नीति आयोग का फरवरी से लेकर जून 2020 की जो रैंकिंग में नॉर्थ ईस्ट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने सेकंड रैंकिंग हासिल किया है? तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है रिभोई डिस्ट्रिक्ट मेघालय। तो यहाँ पे जो नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के रिपोर्ट आ चुके हैं यहाँ पे। तो पहला रैंकिंग हासिल किया था बीजापुर छत्तीसगढ़ का और तीसरा रैंकिंग हासिल किया था जो बहराइच उत्तर प्रदेश का। तो अगर बात करेंगे आसाम में कुल 7 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बोरपेटा, दरंग, धुबरी, ग्वालपारा, हाइलाकंदी, बक्सा और उडालगुड़ी। तो हाइलाकंदी को जो है 2019 में बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिला था इंडिया में से। और अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स में से काफी तकरीबन हर स्टेट में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। नामसाई जो मौजूद है अरुणाचल प्रदेश में, चांदेल मौजूद है मणिपुर में, रीभोई ऑलरेडी मेंशन किया मेघालय में है, मामित डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में है, खिपड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है नागालैंड में है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो सिक्किम में है। ये सब नॉर्थ ईस्ट के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। टोटल 14 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, उनमें से 7 जो है आसाम में ही मौजूद है। और इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग में 5 जो पैरामीटर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम इसकी एक्चुअली शुरुआत की गई थी 2018 के जनवरी के महीने में। नॉर्थ ईस्ट
ईस्टर्न स्टेट्स में पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो पहला मैनहोल रोबोट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका नाम है बैंडिकूट। तो ये रोबोट कुछ दिखने में ऐसी होती है, जो मैनहोल आप देख सकते हैं फुटपाथ या सड़कों में होती है। तो ये यहाँ पे ये रोबोट जो है, यहाँ से जो भी गंदगी है इसको सक करके उसको क्लीन किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। तो इसको जो अनावरण किया गया था सिद्धार्थ भट्टाचार्य, जो मिनिस्टर ऑफ गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो उन्होंने इसको जो है गुवाहाटी में इनोग्रेट किया है। तो गुवाहाटी जो है नॉर्थ ईस्ट का पहला शहर बना है जिसमें मैनहोल को क्लीनिंग करने के लिए जो एक रोबोट का इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस रोबोट को जो डेवलप किया गया है जैन रोबोटिक्स के द्वारा। तो जैन रोबोटिक्स एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा। तो यहाँ पे ये फंडिंग जो प्रोवाइड किया जाए है ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, यानी कि हर जो कंपनी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी पड़ती है अगर उनकी इनकम एक लेवल से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये ऑयल इंडिया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इसकी फंडिंग की गई थी। और ये रोबोट जो है ये बहुत ही इजीली जो इसमें गंदगी निकाल के इसको क्लीन कर सकती है यहाँ पे नीचे की एरियाज को यहाँ पे। तो गुवाहाटी जो है आफ्टर गुरुग्राम और कोयम्बाटूर के बाद भारत का तीसरा शहर बना है जहां पे मैनहोल क्लीनिंग के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये थे हमारे पूरे हफ्ते का जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग वही करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे करंट अफेयर्स होती है जो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल बेसिस होती है, जिनमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाना बहुत ही मुश्किल होती है। तो वो सबको जो है हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो है ईशान में अगर आप देखेंगे तो वहां पे इन आर्टिकल फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट में वहां पे लिखते हैं। तो ये अगर आर्टिकल्स आप लोग पढ़ लेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगी, बहुत ही आसानी से आप कुछ भी ऐसे की जो कंपटीशन होती है या फिर जो GS5 जो APSC में शुरू हो गई है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। और इस वीडियो का जो PDF है हमारी वेबसाइट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आज शाम तक। और अभी तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसको प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।